friends, today we will teach us the subject 4th B, understanding discipline and subject. बेटा ये हम पहले भी आप लोगों को समझा चुके हैं। आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है अध्ययन क्षेत्र के अर्थ, विशेषता एवं उसकी प्रकृति, यानी कि मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा कि मैंने सिर्फ आप लोगों को डिसिप्लिन और एकेडमिक डिसिप्लिन के विषय में बताया था। तो उसमें क्या था कि जो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन जो होता है वो की अध्ययन करना चाहते हैं, और उस विषय के लिए चाहे वो हमारा आर्ट्स का विषय है या हमारा लिटरेचर का विषय है या हमारा मैथ्स का विषय है या साइंस का, तो ये हमारा जो मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि हम क्या करते हैं। स्टार्टिंग में जब बच्चा 12th क्लास में होता है तो उसको आफ्टर 10th बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं कि उसको कौन सा अपना एरिया या कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा अपना जो साइड्स है वो लेनी चाहिए, कि आर्ट्स है, कॉमर्स है या फिर साइंस है। तो इसी तरह से जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो यही है कि हमारा कौन सा विषय होना चाहिए अध्ययन का, यानी अध्ययन का क्षेत्र क्या होना चाहिए, एकेडमिक डिसिप्लिन। तो इसमें मैंने आपको उस दिन भी समझाया था जिस तरह से कि हमारा जो एकेडमिक जो डिसिप्लिन होता है उसके अंतर्गत हमारे सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आते हैं, चाहे कानून का, साइंस, स्पिरिचुअल है, ये सारे के सारे हमारे एरिया ऑफ स्टडी लगा लो या फिर एकेडमिक डिसिप्लिन है या फिर अध्ययन क्षेत्र इनको कहा जाता है। तो उस दिन मैंने आपको फर्स्ट जो हमारी क्लास थी उसमें मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, एरिया ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, और इसकी जो टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन थी। स्टार्टिंग में पहले मैं एक बार आपको दोबारा से रिव्यू करवा देती हूँ, उसके बाद आज हम नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन ही करवाएंगे। तो जो प्रीवियस क्लास है उसके अकॉर्डिंग एक बार मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ ताकि आप लोगों की पीके टेस्टिंग हो जाए एक तरह से, यानी कि प्रीवियस नॉलेज भी चेक हो सकती है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, कि हमने जो पढ़ा क्या आप लोगों ने उसको रीड भी किया है, समझा भी है या ऐसे ही है। तो मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है उस पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आज आपको बेटा मैं मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन वाला करवा देती हूँ। तो मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन क्या था, ये आप सबको पता है कि वर्ड जो डिसिप्लिन था वो किससे लिया गया। ये जो डिसिपुलस है इसका एक इंग्लिश मीनिंग था। इसके बाद क्या था कि इसका जो मीनिंग है वो जो डिसिपुलस शब्द है वो डिसिप्लिनिया से बना था, और इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, स्टूडेंट एंड टीचिंग मटेरियल, यानी कि हमारा टीचिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए और स्टूडेंट को हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। तो मैंने इसमें आपको पूरा डिटेल में समझा था कि जो डिसिप्लिन है उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट होते हैं और हमारा सब्जेक्ट होता है। ये नहीं कि जैसे अभी आप लोगों से सर ने पूछा कि डिसिप्लिन होता क्या है, मानते हैं अनुशासन होता है, लेकिन बेटे एकेडमिक जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन जो हमारा वो यही होता है कि स्टूडेंट को अपना कौन सा विषय लेना है, कौन से विषय के विषय में पढ़ना है। और डिसिप्लिन दूसरा क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी इसी के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए इसको शिक्षण या अध्ययन भी कहा जाता है। तो इसकी एक तो मैंने डेफिनेशन भी करवाई थी, जैसा कि ये क्या था
ये एक क्रिया शब्द के रूप में, इट आर सो मैनी मीनिंग डिसिप्लिन, द डिसिप्लिन एज ए वर्ब क्या था, ट्रेनिंग समवन टू फॉलो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि बेटा मैंने जैसे उस दिन समझा था आप लोगों को कि एक तरह से जो डिसिप्लिन होता है वो हमारा सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उसमें हमें एक ट्रेनिंग की तरह भी होता है। जैसे आप लोग बीएड करते हो, आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप जब बीएड के लिए ये एक ट्रेनिंग कोर्स आपको, जैसे सेकंड ईयर में आपका, फर्स्ट ईयर में भी आपका कुछ टाइम के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसके लिए प्रैक्टिकल थ्योरी पेपर से अलग प्रैक्टिकल भी समझा जाता है। दूसरा क्या है बेटा कि जैसे सेकंड ईयर में आपको 5 मंथ का अप्रोक्सीमेट 5 मंथ की आपकी एक ट्रेनिंग सब्जेक्ट भी। और बेटा इसमें मैंने ये भी बताया था कि इस प्रशिक्षण के दौरान कई बार हमें, जब बच्चा अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उसको ध्यान से नहीं पढ़ता है, या जो रूल और जो रेगुलेशन होते हैं अगर उनको वो फॉलो नहीं करता है, तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। तो ये जरूरी नहीं कि बच्चे को हर समय पनिशमेंट ही किया जाए, ये सारा मैं आपको बता था। अब इसमें क्या था कि एरिया ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, तो जो सिंपल डिसिप्लिन था उसके अंतर्गत क्या था बेटा, एक मिलिट्री डिसिप्लिन मैंने आपको बताया था, मेडिकल डिसिप्लिन था, और हमारा जो मेन है वो है हमारा एजुकेशनल डिसिप्लिन या एकेडमिक डिसिप्लिन। यानी कि जो हमारा अध्ययन का जो क्षेत्र है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या है, वो है हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन। यानी कि हमारा अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या है, शैक्षिक है, हमारा शिक्षा के अंतर्गत एजुकेशनल डिसिप्लिन इसको मैंने बताई थी। एक था प्रिवेंटिव डिसिप्लिन है, सेकंड हाफ का स्पोर्टिव डिसिप्लिन, और थर्ड हाफ का कोरेक्टिव डिसिप्लिन। तो ये तीनों टाइप मैंने बताई थी। प्रिवेंटिव में क्या होता है, दीज आर द रूल एंड रेगुलेशन मेड बाय द टीचर, की अध्यापक ही वो कानून बनाते हैं और जिनको बच्चा फॉलो करके अपना जो गोल है उसको अचीव करता है। तो इसके बाद स्पोर्टिव में क्या था कि इसमें स्टूडेंट का क्या होता है कि इन दिस टाइप इफ द स्टूडेंट आर नॉट फॉलो द रूल ऑफ द टीचर, द वार्निंग और सजेशन टू बी गिवन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट। यानी कि अगर बच्चा उन कानूनों को, सपोज एक बच्चे को फाइल बनाने के लिए दिया जाता है या होमवर्क करने के लिए दिया जाता है और बच्चा नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, उनको एक दिन की वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है कि कल आपका काम जरूर चेक होगा, आपकी फाइल जरूर चेक करेंगे टीचर। तो इस तरह से बच्चे को फर्दर जो सजेशन है वो दी जाती है। और थर्ड आपको बताया था मैंने करेक्टिव डिसिप्लिन, ये क्या था कि इसमें भी बेटा जब बच्चा स्पोर्टिव उसको जो डिसीजन है या स्पोर्टिव जो सजेशन है उसको दी जाती है और फिर भी नहीं मानता, तो हम टीचर क्या करता, उसको पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट ये नहीं कि उसको भारी हैंड, उसको एक तरह से जैसे उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, दो आधा घंटा के लिए क्लास में खड़ा कर दिया जाता है, फिर भी अगर बच्चा नहीं मानता तो उस बच्चे को एक टाइम टू टाइम पनिशमेंट दी जाती है। तो ये बेटा जर्नल मैंने डिसिप्लिन की टाइप्स बताए थे। अब आपको उसी दिन मैंने आपको ये भी कराया था कि करेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी कि जो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन है, जो हमारा अध्ययन का क्षेत्र है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट क्या था, एकेडमिक डिसिप्लिन का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। डिसिप्लिन हैज एन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैंने आपको जैसे समझा था कि बेटा ऑब्जेक्टिव जो हमारा मेन होता है वो हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए बहुत सहायता करता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट है, उसको पढ़ाना है या पढ़ना है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, वो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। बगैर ऑब्जेक्टिव के कोई भी गोल हम अचीव नहीं कर पाते। यानी कि हमारे जीवन का जब तक एक विशिष्ट उद्देश्य नहीं होगा आपका, वो
जो हमारी स्टडी है वो भी वेस्ट ही जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक बच्चे को, सपोज एक कॉमर्स का बच्चा है, वो बच्चा कभी साइंस की पढ़ रहा है, कभी आर्ट्स की तरफ पढ़ रहा है, उसको अपना गोल ही नहीं पता कि मुझे आगे लाइफ में बनना क्या है। उसको बनना डॉक्टर है, वो पढ़ता क्या है, कॉमर्स का पढ़ता है, पढ़ता क्या है, आर्ट्स का पढ़ता है, क्योंकि उस बच्चे को अपने जो ऑब्जेक्टिव था उसका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। और जब ऑब्जेक्टिव हमारा डिसाइड नहीं, तो हमारा जो गोल है, जो डॉक्टर बनना है, वो कैसे बेटा विशिष्ट उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है। और इस प्रकार से हमारा एक लाइफ का जो विशिष्ट उद्देश्य है जरूरी है। सेकंड क्या है, इट हैज एन द रिसर्च टेक्निक, यानी कि बेटा कि जो हमारा गोल होता है उसको हम अचीव करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारी प्रणालियां अपनाते हैं, बहुत सारा मेथड का हम प्रयोग करते हैं। क्या ऐसे ही हमारा उद्देश्य प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि जैसे आपका एक आईटीआई का विषय है, आईटीआई जानते होंगे आप सब कि ये हमारा जो एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो आईटी ट्रेनर्स के थ्रू हम पढ़ते हैं, यानी कि हमें ट्रेन किया जाता है, टूल्स क्या होते हैं, उन टूल्स के विषय में हमें बताया जाता है। उसी प्रकार से आपका मैनेजमेंट का है, अगर एक बच्चे को मैनेजमेंट के विषय में पढ़ना है, तो उसको मैनेजमेंट की तकनीक सिखाई जाती है, यानी कि जो मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, उनको ही फॉलो किया जाता है कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। आपका चाहे वो किसी भी सिविल की लाइन में है या आपका एकेडमिक में है, कोई भी है मैनेजमेंट आपका, वो इसमें सिखाया जाता है। तो उसी जैसे उस लाइन के सिवा अगर आप एक लिटरेचर की लाइन में जाते हैं, सपोज आपका इंग्लिश का लिटरेचर है, हिंदी का है, तो उसमें क्या होता है कि आपको उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हीं का जो स्टडी का जो एरिया है उसके अंतर्गत ही समझा जाता है। तो ये आपका एक टेक्निक का होना बहुत जरूरी है। उद्देश्य हो गए हमारे, उसके बाद हमारी तकनीक होगी, इसके बाद है हमारे प्रिंसिपल्स, यानी कि कोई भी किसी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बगैर हम अपना काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक समय होता है हर चीज का। जैसे आपका प्रैक्टिकल का टाइम अलग होगा, थ्योरेटिकल का अलग है, आप कितने से कितने घंटे तक लैब में काम करते हैं, कितने से कितने घंटे तक आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप स्कूल में भी जाते हैं, तो ये सारे के सारे आपके प्रिंसिपल होंगे। और ये सारे आपके जो चाइल्ड सेंटर्ड है, आज की एजुकेशन हमारी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो आपकी जो आपको ध्यान में रखकर आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत ही वो प्रिंसिपल हमारे होने चाहिए। फिर मैंने आपको समझा कि टूल और टेक्निक भी, जो हमारा आपने ऑब्जेक्टिव चुन लिए, उनको अपनाने का तरीका हो गया आपका, और आपके प्रिंसिपल आपने डिसाइड की। तो इसके बाद प्रिंसिपल डिसाइड करने के बाद आपके टूल और टेक्निक्स भी आएंगे, यानी कि कौन से टूल उसमें हम यूज करेंगे, कौन सी तकनीकी, कौन सी स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे, कौन सी रणनीतियां इसमें हमें प्रयोग करनी है, ताकि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर सके। फिर बेटा आपकी टेक्निकल लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है वो भी आपके इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो मिलिट्री है, मिलिट्री का जो हमारा एरिया है उसमें हमारे कूट शब्द जिसको बोलते हैं, कूट एक तरह से कोड वर्ड होते हैं, जिनको कूट शब्द हिंदी में कहते हैं, कोड वर्ड में वो लोग बात करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे आपने कभी ड्राफ्ट्समैन को डाई बनाते हुए देखा है, तो वो ड्राफ्ट्समैन के अपने कुछ कोड वर्ड होते हैं जिनको वो यूज करता है। तो बेटा हर जो अध्ययन का क्षेत्र है उसकी तकनीकी भी अलग होगी, उसकी भाषा भी अलग होगी, और उसके प्रिंसिपल भी अलग अलग ही होंगे। ये नहीं कि साइंस के बच्चे को एक लिटरेचर की तरह पढ़ाया जाए, बिल्कुल नहीं। एक लिटरेचर के बच्चे को आप प्रैक्टिकल कर करके दिखा रहे हो, वो भी नहीं होगा। तो बेटा हर बच्चे का जो
जो स्टडी का मटेरियल है वो भी उसके जो आपका अध्ययन का क्षेत्र है, जो आपका डिसिप्लिन का एरिया है, उसके अंतर्गत ही समझाया जाएगा। इसके बाद क्या होता है बेटा, इनके स्पेसिफिक मेथड भी होते हैं। स्पेसिफिक मेथड क्या होंगे कि विधियां, कि जैसे मैंने अभी बताया था कि एक बच्चा अगर सोशल साइंस का बच्चा है तो और आपको उसको हिस्ट्री के विषय में बताना है, तो बेटा हमारे पास हिस्ट्री के वो सारे के सारे होल सोर्सेज होने चाहिए। उन सभी टाइम पीरियड्स, चाहे वो हमारा मुगल टाइम था, चाहे हमारा वो औरंगजेब का टाइम था, चाहे वो शाहजहां का, चाहे जो भी टाइम है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास बिल्कुल जो एक्चुअल जो फैक्ट होते हैं उनके विषय में हमें पता होना चाहिए। और हम उसी तरीके से फिर हमें, चाहे वो हिस्टोरिकल मेथड है, चाहे हमारा सर्वे मेथड है, जो भी है, उस हिसाब से हमें बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। अगर सिविक्स का कोई टॉपिक है एसएसटी में, तो हम क्या करेंगे, सिविक्स के लिए उस बच्चे को पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए। यानी कि सिविक्स का सपोज किसी भी कि हमारा एजुकेशन का कितना ग्रांट आता है, या हमारी गलियां या नालियां या लाइट, स्ट्रीट लाइट है, वो लगाने के लिए जो हमारा सिविक्स का टॉपिक है वो माना जाता है। तो उसमें भी बच्चे को एक तरह से सर्वे मेथड के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा। हमारे पास बिल्कुल फैक्ट पूरा डाटा है उसका होना चाहिए। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। इसके बाद है नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। यानी कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, ये मैंने अभी तक जो पहले वाला था वो रिवाइज करवाया आपको। तो आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, कि हमारा जो एकेडमिक डिसिप्लिन है उसकी प्रकृति क्या है, नेचर या एरिया, एरिया ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, या नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, या फिर इसकी टाइप्स भी इसके अंतर्गत ही आती हैं। तो मेन जो माना जाता है वो नेचर ही माना जाता है। तो बेटा इसका क्या है, ऑल द डिसिप्लिन आर स्टडीज, यानी कि हर तरह के जो अध्ययन क्षेत्र हैं वो पढ़े जा सकते हैं। जैसे डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन नहीं है, यहाँ पे मैंने अध्ययन क्षेत्र बताया है। ऑल द डिसिप्लिन आर है, जैसे आपका टेक्निकल है, मैनेजमेंट है, आईटीआई है, या लिटरेचर से संबंधित है। मतलब कि कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हम स्टडी ना कर पाए। अगर आपका टेक्निकल का है तो टेक्निकल में देखा होगा कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो टेक्निकल फैकल्टी की ही हेलो, नेक्स्ट आपका ऑल डिसिप्लिन डू हैव नॉट ऑल द क्राइटेरियाज, यानी कि हर प्रकार के जो डिसिप्लिन है या हर प्रकार का जो हमारा अध्ययन का क्षेत्र है उसके अलग अलग मापदंड होते हैं। यानी कि हर डिसिप्लिन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपका अगर आईटीआई का डिसिप्लिन है तो उसका अलग क्राइटेरिया होगा, आपका मैनेजमेंट का है तो उसके अलग क्राइटेरिया होंगे, और बेटे अगर मेडिकल का है तो उसका भी अलग ही होगा। सपोज आपका उदाहरण के लिए अगर गणित हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चे को एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। अगर आपका इंजीनियरिंग का विषय है तो उसमें बच्चे को प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बिल्कुल पूरा का पूरा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर देखा जाए तो हर विषय का, जैसे जो हमारा डिसिप्लिन का जो एरिया है वो अलग अलग हो सकता है। ये अलग है,
कि हर विषय की जो इम्पोर्टेंस है वो सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आजकल जैसा कि आप देखते हैं कि हर बच्चा मेडिकल की फील्ड में जाना चाहता है, और जो लिटरेचर का जो फील्ड है उसमें वो बच्चा, आजकल बच्चों का इंटरेस्ट कम है। तो बेटा, वैल्यू हर डिसिप्लिन की है, बट उसका जो क्राइटेरिया है वो अलग-अलग है, उसके जो मापदंड है वो भी अलग-अलग हैं, और उनकी इम्पोर्टेंस भी अलग-अलग है। कई जो हमारे यूनिवर्सिटी वगैरह में देखा जाता है कि जो हमारे विज्ञान यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, उनके आधार पर ही फैकल्टी को रखा जाता है, उनका पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। हमारे पास पूरी मशीनें वगैरह आईटीआई के स्टूडेंट के लिए रखी जाती हैं, उनका प्रबंधन भी किया जाता है। तो क्यों? क्योंकि बेटा उस जो जो हमारा डिसिप्लिन है उसका क्राइटेरिया ही अलग है, यानी कि उसका एरिया ही अलग है। तो उसके लिए उससे रिलेटेड मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिटरेचर की बात करते हैं, तो आपकी जो लाइब्रेरी है, उसके अंतर्गत हमारे पास हर तरह की वो बुक होनी चाहिए जिसके विषय में हम छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, वो अवेलेबल हमारे लाइब्रेरी में होनी चाहिए। तो इस तरह से जो ऑल डिसिप्लिन है, वो क्या होता है, इट सेल्स ऑल ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया। थर्ड है आपका, ऑल डिसिप्लिन आर नॉट इक्वली क्रिएटेड। जैसे अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी ये डिस्कस किया था कि सभी जो डिसिप्लिन्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। कैसे? कि जैसे मैंने अभी बताया था कि क्या होता है बेटा, जो आज का टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि कुछ विषयों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो नीड के अकॉर्डिंग है। आज हमारे जो उसके अंतर्गत ही हम बच्चे को स्टडी बच्चा आगे करता है। सपोज आज आज के टाइम में क्या है, एक टेक्नोलॉजी का टाइम है। टेक्नोलॉजी के टाइम में बच्चा इंजीनियरिंग की फील्ड में या फिर अगर मेडिकल की फील्ड में, इन सब फील्ड में, आईटीआई की फील्ड में, इन सब फील्ड में ज्यादा जाना चाहता है। तो जो डिसिप्लिन है वो इक्वली क्रिएटेड नहीं होते हैं। तो इसके बाद क्या है कि जो मैथमेटिक्स का है उसमें आपको, अगर मैथमेटिक्स का एरिया देखा जाए तो बच्चा, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स की साइड, लिटरेचर की साइड में जाना चाहते हैं, कुछ आगे जाके किसी भी तरह की कोई भी फील्ड है, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग की है, डॉक्टर की है, या आपकी सिविल की है, या आपकी आर्मी की है, तो उसके लिए बच्चा अलग-अलग स्टडी करता है, और वो ये सारे के सारे एक जैसे नहीं होते। हर क्षेत्र की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। बोथ आर नॉट बिकॉज़ दीज़ आर नॉट इक्वल, these are different type and different वैल्यू, और डिफरेंट इनका क्राइटेरिया होता है। जो फोर्थ आपका, बेसिस ऑफ गुड डिसिप्लिन हैज कोऑपरेटिव, जो हमारा जो नेचर है उसके अंतर्गत जो फोर्थ पॉइंट है, द बेसिस ऑफ गुड डिसिप्लिन हैज कोऑपरेशन बिटवीन टीचर, प्रिंसिपल एंड पीपल्स। यानी कि जो हमारा डिसिप्लिन होता है, जो हमारा अध्ययन का क्षेत्र होता है, उसके अंतर्गत जो अध्यापक होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, उनमें कोऑपरेशन का होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि उनमें आपस में सहृदयता का होना बहुत जरूरी है। अगर कोऑपरेशन नहीं है तो बेटा कोई भी क्लास, कोई भी स्कूल, कोई भी किसी भी तरह का जो सब्जेक्ट मैटर है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो मेन बेस है वो हमारा ऑपरेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर क्या करता है, प्रॉब्लम आती है तो टीचर उनको समझाने की कोशिश करता है, हर तरह से उनको कोऑपरेट करते हैं। अगर बच्चे को किसी भी तरह की, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड है या फिर उसकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को कोऑपरेट किया जाता है, ताकि वो बच्चा अपनी स्टडी को आगे फर्दर उसको आगे ले जा सके और अपने गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट आपका, द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी लव, ट्रस्ट एंड गुड। द फियर बेस्ड डिसिप्लिन इज टेम्परेरी। यानी कि जो इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, उसके अंतर्गत ये माना गया है कि जो मेन जो बेस है वो हमारा
बी लव, ट्रस्ट एंड गुड। यानी कि हमारा जो बच्चों का भी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो वो डिसिप्लिन यानी कि वो अध्ययन का एरिया सही नहीं होगा। हमें बच्चों का और टीचर और जो स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है, वो बेटा लॉन्ग लाइफ चलने वाला एक सबसे अच्छा रिश्ता होता है, क्योंकि गुरु से बढ़कर ज्ञान देने वाला संसार में कोई नहीं होता है। तो इसलिए जो हमारा अध्ययन का क्षेत्र है, उसमें एक टीचर ही है जो हमें हमारे उस उद्देश्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। तो ये क्या होना चाहिए? द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी लव, ट्रस्ट एंड गुड। यानी कि बहुत अच्छा का जो इंटरेक्शन होता है आपस में, जो अंतःक्रिया होती है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर फियर शुड डिसिप्लिन इज टेम्परेरी, यानी बेटा जो फियर बेस होता है, यानी जो डर के कारण जो हम अध्ययन का विषय चुनते हैं, आजकल देखो कि बच्चे को उसकी मर्जी ना होने पर भी पेरेंट्स क्या करते हैं, बार बार उनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उनको हर सब्जेक्ट, नहीं आपको डॉक्टर बनना है, आपको साइंस, आपको इंजीनियर बनना है, बट बच्चे का इंटरेस्ट उसमें नहीं होता, तो बच्चा डर के मारे कोई भी अध्ययन का विषय चुन लेता है और उसको आगे वो नहीं बढ़ पाता है उसमें। क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि बच्चे का खुद का सेल्फ का इंटरेस्ट नहीं है। उस बच्चे ने उसको अपने पेरेंट्स के कारण ही वह विषय चुना है। अगर वो बच्चा, जरूरी नहीं कि वो बच्चा एक डॉक्टर ही बने, अगर उस बच्चे का मन किसी दूसरे सब्जेक्ट में है और वो सब्जेक्ट उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग दिलवा जाता है, यानी कि बच्चा उसको चुनता है, तो हो सकता है कि उस फील्ड में वो सबसे आगे जाए। तो हर कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई बच्चा आपका इंजीनियर नहीं बनेगा, हर बच्चा टीचर नहीं बनेगा, हर बच्चा प्रोफेसर नहीं बनेगा और ना ही हर बच्चा साइंटिस्ट बन सकता। तो ये क्या होता है कि बच्चे को पूरी स्वतंत्रता, एक फ्रीडम दी जानी चाहिए। जो सिलेक्शन ऑफ द, उसमें बच्चे को हर तरह की फ्रीडम होनी चाहिए। ये जो डिसिप्लिन होता है, डर के कारण जो बच्चा अपने सब्जेक्ट को चुनता है या अपने अध्ययन के विषय को चुनता है, वो सही नहीं है और ना ही वो अपने उस विषय में इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि उसका खुद का सेल्फ का जब तक इंटरेस्ट नहीं जागेगा, उसकी खुद का अपना मन उसमें नहीं लगेगा, तब तक वो उस विषय को आगे नहीं पढ़ पाएगा। तो ये भी इसका एक नेचर है। नेक्स्ट आपका, पनिशमेंट शुड बी यूज्ड ओनली इफ नेसेसरी। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपका डिसिप्लिन है, उसमें बच्चे को एक ट्रेनिंग होती है और जब बच्चा उस ट्रेनिंग में जो हमारे रूल होते हैं उनको वो फॉलो नहीं कर पाता, तो कई बार बच्चे को पनिशमेंट भी दी जाती है। लेकिन पनिशमेंट शुड नॉट बी यूज्ड ओनली इफ नेसेसरी, कि पनिशमेंट को हर टाइम हम बच्चे को पनिशमेंट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उस वो जो बच्चा होता है वो हैबिचुअल हो सकता है। पनिशमेंट की हमें टाइम टू टाइम जब ज़रूरत पड़ी हो तभी हमें पनिशमेंट बच्चे को करना चाहिए। तभी वो बच्चा उस पनिशमेंट का वो क्या करेगा कि उसको उसका जो हैबिचुअल है वो बन जाएगा। अगर बच्चे को एक डर होता है कि नहीं, कि मेरे पेरेंट्स को कॉल कर देंगे स्कूल से या फिर मुझे क्लास से निकाल दिया जाएगा, तो वो जो टाइम टू टाइम जो उसको बच्चे को जो दंड दिया जाता है वो सही रहता है। अगर हर टाइम बच्चे को बार-बार, बार-बार वही बच्चे को हर बार वही दंड दिया जाता है या उसको पनिश किया जाता है, इसलिए बार-बार बच्चे को पनिशमेंट भी नहीं दी जानी चाहिए। अब नेक्स्ट आपका, एंटायर एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल शुड बी ब्यूटीफुल एंड कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि जो हमारा स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, हमारे स्कूल का जो वातावरण है, वो हमारा अच्छा होना चाहिए और कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि बच्चे को उनके अकॉर्डिंग ही उनको हर तरह की सुविधा देने वाला होना चाहिए, बच्चे को कोऑपरेट करने वाला होना चाहिए। तो नेचर ऑफ डिसिप्लिन में
हमारे यही पॉइंट आएंगे। इसके बाद क्या है कि जो हमारा अध्ययन अध्ययन का जो विषय है उसमें अध्ययन करता शिक्षण करते समय, लिखते समय हमें लिखने की बजाय बच्चे को उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करने में अधिक मदद करनी चाहिए। यानी कि बच्चे को जो साथ आता है कि बच्चों का जो है, जो कल्चरल डेवलपमेंट है, उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। यानी कि अगर एक बच्चा मैथमेटिक्स का एक बच्चा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ाएंगे। उस बच्चे को हमारी कल्चर से रिलेटेड, हमारे को करिकुलर एक्टिविटी है, जो अदर एक्टिविटी है, उनके विषय में भी हमें पढ़ाना चाहिए। दूसरा क्या है कि बच्चे को जो हमारे फिजिकल है, मोरल है, या फिर आपका सोशल है, साइकोलॉजिकल है, वो सारे के सारे डेवलपमेंट भी हमें इस अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ही करने पड़ते हैं। क्योंकि बच्चे को अगर, चाहे वो गांव का बच्चा है, चाहे वो शहर का बच्चा है, अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक संबद्धता का होना बहुत जरूरी है। यानी कि उनके अंदर जो एक सोशल इंटरेक्शन है, वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक बच्चा सोशल नहीं होगा, सामाजिक गतिविधियों के विषय में नहीं जानेगा, वो बच्चा फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाता है। उसको सिर्फ एक बुकिश नॉलेज ही होगी। लेकिन जो किताबी ज्ञान है, मानते हैं कि किताबी ज्ञान सब कुछ है, क्योंकि हमें हमारा जो एम है, चाहे वो डॉक्टर बनना है, चाहे वो इंजीनियर बनना है, वो हमें बुकिश नॉलेज के थ्रू, प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू मिलेगा। लेकिन जो हमारा सोशल इंटरेक्शन है, जो हमारा सामाजिक विकास है, वो भी हमारा स्कूल में रहकर ही होगा, हमारा क्लास में रहकर ही होता है। क्योंकि सोशल जो डेवलपमेंट है उसका होना बहुत जरूरी है। हम क्लास में, आपने देखा होगा बेटा कि जो हमारे प्री प्राइमरी के बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनको टीचर क्या करते हैं, आजकल तो चलो कोविड की वजह से स्कूल ही नहीं लग रहे, तो उससे क्या होता था कि पहले बच्चों को लंच ऐसा होता, बच्चे लंच अपने अपने घर से लंच लेके आते और उनको आपस में वो शेयर करते थे, कम्युनिटी लंच जिसको बोला जाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर शेयरिंग की भावना बढ़ती है। तो हमारा दूसरा क्या है कि अगर सोसाइटी हमारी है, एक बच्चा सोसाइटी से अगर कट के रहता है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो मेन विषय है वो यही है कि हमें जो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमें एजुकेशन अपनी आगे बढ़ानी चाहिए। यानी कि जो हमारा एकेडमिक जो डेवलपमेंट होगा, वो हमारा एजुकेशन के थ्रू ही होगा। और उसके अकॉर्डिंग एक बच्चे को जो एकेडमिक, अगर एक बच्चा एकेडमिक के फील्ड में कमजोर भी है, तो जरूरी नहीं कि वो बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। एक बच्चे का स्टडी में अगर इंटरेस्ट नहीं है और उस बच्चे का टेक्निकल में, इंजीनियरिंग में ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज उस बच्चे को होगी और वो उस फील्ड में आगे निकल सकता है। एक बच्चा अगर डॉक्टर की लाइन में जाना चाहता है, लाइन में जाकर अपना प्रैक्टिकल नॉलेज जो उसको होता है स्टडी करता है, 4 साल तक वो स्टडी करता है, फिर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है और वो अपने फील्ड में आगे बढ़ता है। तो इस तरह से जो हमारा डिसिप्लिन होता है बेटा, एकेडमिक डिसिप्लिन होता है, वो हमारा अध्ययन का विषय है। और इसमें क्या होता है कि टीचर जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, उसकी नॉलेज हमें देते हैं। यानी कि हमारा अलग-अलग जो विषय होता है, उसके विषय में हमें ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि अध्यापक इसमें, चाहे किसी भी बच्चे की, हर बच्चे का अपना अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चे की इंटेलिजेंस, जो आईक्यू लेवल है, वो भी सेम नहीं होता है। तो उस बच्चे को आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंग उस बच्चे को सब्जेक्ट चुनने की भी स्वतंत्रता दी जाती है। अगर कई बार कुछ बच्चों को, जो मैथमेटिक्स में जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि वो बच्चे आपका लिटरेचर में भी इंटेलिजेंट हो। अगर एक मैथमेटिक्स का बच्चा है, जरूरी नहीं कि वो बच्चा आपका हिंदी साहित्य के विषय में भी उसका प्रॉपर नॉलेज हो। तो कई बार क्या होता है कि एक मैथमेटिक्स का बच्चा है, वो साइंस का जो क्षेत्र है उसमें बेटा इंटेलिजेंट हो,
तो ये बच्चे का जो इंटेलिजेंस जो पावर है, बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। और बच्चे का जो बुद्धि के अकॉर्डिंग ही, एक साइंस का बच्चा है और उस बच्चे को जरूरी नहीं कि वो जो अंग्रेजी जो साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर है, उसको उसकी नॉलेज हो। तो बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है, उसकी जो बुद्धि होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसका इंटरेस्ट क्या है, विषय को वो लेना चाहता है, उसकी एज के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें इसमें देखती हैं। एक बच्चे की उसकी एज, उसका इंटरेस्ट, उसका लेवल, अगर एक बच्चे का लेवल, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों का मेंटल जो लेवल होता है, उसका डेवलपमेंट उसके फिजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो उसके आधार पर उस बच्चे को उसकी एजुकेशन नहीं देंगे, बल्कि उसका जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा अपना सब्जेक्ट चुनता है। कई बार देखा जाता है कि बच्चे का फिजिकल जो ग्रोथ होती है वो डेवलप हो पाता है। तो ज़रूरी नहीं कि एक 7 साल का बच्चा ही सेकंड क्लास में आए, कई बार उसका जब मेंटल लेवल डेवलप नहीं होगा, तो 7 साल के बच्चे को फर्स्ट क्लास में भी रखा जा सकता है। अगर कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे इतने सुपीरियर होते हैं कि उन बच्चों का जो मेंटल पावर होती है, जो हमारी साइकोलॉजिकल पावर होती है, वो बहुत तेज होती है। तो वो बच्चे, उस बच्चे को कई बार हम पेरेंट्स बोलते हैं ना कि इसको तो एक साथ दोनों क्लासें हम करवा देंगे, तो उस बच्चे का जो इंटेलिजेंस पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब भी हमारे जो एकेडमिक जो हमारा एरिया है, जो हमारा डिसिप्लिन का एरिया है, उसको सिलेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों के जो जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल होगा या इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है, तो वो हमारे विषय वस्तु के ज्ञान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। विषय वस्तु के चुनाव में, विषय वस्तु को आगे बढ़ाने में वो हमारा हर तरह से सहयोग करते हैं। और कई बार क्या होता है, बच्चा फीबल माइंडेड होता है, अयोग्य होता है, वो एक तरह से उसका जो इलाज, तो ज़रूरी नहीं कि बेटा वो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट उसने लिए हैं उनको आगे से अच्छे से पढ़ पाए। तो इसके कारण वो बच्चा जो अपनी स्टडी है उसको भी आगे नहीं पूरा कर पाता, तो हम उस बच्चे की अकॉर्डिंग ही उनको सब्जेक्ट देते हैं। अगर एक बच्चा जैसे कोई भी फीबल माइंडेड है, तो ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे को साइंस के विषय ही, हम उस बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका टेस्ट लिया जाता है और जो उसका लेवल होता है, उसी के आधार पर वो बच्चा अपना आगे के लिए फर्दर स्टडी करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हमारा अध्ययन का जो क्षेत्र है, उसका चुनाव करने के लिए। तो हमारा जो एरिया ऑफ हर सब्जेक्ट की, हर जो आपका डिसिप्लिन है उसकी बराबर ही इम्पोर्टेंस होती है। ये नहीं कि आपका हिंदी सब्जेक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, साइंस का है उसकी ज़्यादा है, मैथ का है उसकी ज़्यादा है। तो बेटा हर जो सब्जेक्ट होता है उसकी अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस अलग-अलग होती है। तो ये था आपका आज का फर्स्ट टॉपिक आपका एकेडमिक डिसिप्लिन, नेचर, मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन। अब किसी स्टूडेंट को कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप पूछ सकते